आज आप लोग के वर्ग 8 के साइंस पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टि से है। और प्रत्येक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव की है, जो कि इतना ही में से एग्जाम में आएगा। पहला चैप्टर है कोशिका। सही विकल्प का चयन करना है। कोशिका कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। जो सही विकल्प है सिर्फ उसी पर हम टिक मार दे रहे हैं। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज कब हुई? 1665 ईस्वी में। कब हुई? 1665 ईस्वी में। कोशिका की खोज कब हुई? 1665 ईस्वी में। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचना इकाई है कोशिका। क्या है? कोशिका। सजीव के शरीर की संरचना और क्रियात्मक इकाई है। कौन है? कोशिका। कौन है? कोशिका। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका भित्ति। क्या उपस्थित होता है? कोशिका भित्ति। सबसे छोटी एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। कौन है? माइकोप्लाज्मा। कोशिका में कोशिका द्रव बीच खाली संरचना होता है, जिसे कहते हैं। फिर से सवाल सुन लीजिए। कोशिका में कोशिका द्रव में बीच में खाली संरचना होता है, जिसे कहते हैं रिक्तिका। क्या कहते हैं? रिक्तिका। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? सेफनिन से। कौन चीज से? सेफनिन से। अस्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है? अस्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है? जीवाणु में। किसमें होता है? जीवाणु में। नील हरित शैवाल, जीवाणु, कवक, गुलाब फूल, 4 ऑप्शन है, लेकिन सही कौन है? जीवाणु। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? हरी पत्तियां में। किसमें पाया जाता है? हरी पत्तियां में। क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट ना हरी पत्तियों में पाया जाता है। जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? प्लास्टिड। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? प्लास्टिड। कौन कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? कौन कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है लाइसोसोम। क्या नहीं पाया जाता है? लाइसोसोम। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? केंद्रक में। कहाँ होते हैं? केंद्रक में। कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में। कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में। निम्न में कौन पादप अभिरंजक है? निम्न में कौन पादप अभिरंजक है? सैफनिन। कौन? सैफनिन। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं। एक जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक है। सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक है जीन। कौन है? जीन। निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम के। आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ।
अब हम लोग देखेंगे 2 चैप्टर। चैप्टर 2 धातु और अधातु। हम लोग जानते हैं कि धातु जो है और अधातु ना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे विधिवत, और आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल हम बताने जा रहे हैं, बाद में हम हेडिंग बाय हेडिंग भी पढ़ाएंगे। धातु और अधातु। धातु ऊष्मा की होती है। देखिए, धातु ऊष्मा के सुचालक होती है। क्या होती है? सुचालक। धातु ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक। 30 तक तानों को भरना था। और अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती है? धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती है? भूरा रंग की। धातुएं किस रंग की होती है? भूरा रंग की। एक धातु जिसमें चमक होती है, हाँ, एक अधातु जिसमें चमक होती है। देखिए, आपको बता दें कि धातु में चमक होती है, लेकिन अधातु में चमक नहीं होती है, लेकिन एक अधातु है जिसमें चमक होती है, उसका नाम है आयोडीन। क्या नाम है बाबू? आयोडीन। आप लोग पीछे से जरूर बोलिए। एक उच्च आघातवर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। एक उच्च आघातवर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के पैक करने के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम। कौन सी बाबू? एल्युमिनियम। कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाली अधातु है ब्रोमीन। कौन है बाबू? ब्रोमीन ना। याद रहेगा कि एक ऐसा अधातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो हम लोग लिखेंगे ब्रोमीन। क्या लिखेंगे? ब्रोमीन। एक अधातु का नाम बताइए जो कठोर होती है। एक अधातु का नाम जो कठोर होती है। हीरा कठोर धातु है, याद रखिएगा। एक अधातु का नाम बताइए जो कठोर होती है। क्या है? हीरा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? 4 ऑप्शन है बाबू। तांबा, एल्युमिनियम, सल्फर, लोहा। तो इसमें सल्फर धातु नहीं है। सल्फर धातु नहीं है। सबसे अधिक सक्रिय अधातु है। सबसे अधिक सक्रिय अधातु है फास्फोरस। कौन है बाबू? फास्फोरस। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। कौन है बाबू? ग्रेफाइट, जो कि पेंसिल में पाया जाता है बाबू। जो पेंसिल के बीच में देखे हैं वो ग्रेफाइट होता है बाबू। निम्न में कौन सा धातु है जो द्रवावस्था में पाया जाता है? निम्न में कौन सा धातु है जो द्रवावस्था में पाया जाता है? पारा। कौन सी बाबू? पारा। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रवावस्था में पाया जाता है। कौन बाबू? पारा। विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है बाबू? तांबा। कौन चीज? तांबा। विद्यालय में बजने वाली कौन से धातु की बनी होती है? तांबा। कौन बाबू? कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? चांदी। कौन है बाबू? चांदी। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? चांदी। कौन? चांदी। कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है? कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जाता है? देखिए, सोडियम। कौन बाबू? सोडियम। 4 विकल्प है, लेकिन सोडियम है ना। और सोडियम हो गया। एक और धातु है, कहेगा तो पोटेशियम को भी काटा जाता है, लेकिन देखिए कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जाता है? चांदी, पारा, सोडियम, सोना। सोडियम। कौन? सोडियम। अगला है, निम्न में से किसके पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जाता है? जस्ता, फास्फोरस, गंधक, ऑक्सीजन। जास्ता को। कौन चीज को? जास्ता। इसको जिंक भी बोलते हैं। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? चमक, कठोरता, आघातवर्धनीयता, तन्यता। आघातवर्धनीयता कहते हैं बाबू, याद कर लीजिए। आघातवर्धनीयता, इसमें आघात किया जाता है और उसको चादर के रूप में बना दिया जाता है बाबू। इस गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। वह कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है? वह कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है? वह कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है? हीरा। कौन चीज बाबू? हीरा। बहुत कठोर होता है बाबू हीरा अधातु में। हम लोग आगे जानेंगे, धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार में खींचे जा सकते हैं? धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार में खींचे जा सकते हैं? तन्यता या लचीलापन बाबू?
ठीक ना, कौन, तन्यता ना, इसको तन्यता के कारण उसको तार के रूप में खींच सकते हैं। धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं, सही बात है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? कह रहा है कि मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम, पारा। पारा बाबू, पारा उसको मरकरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरकरी। देखिए पारा या मरकरी। इनमें कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सोडियम, कौन सी बाबू? सोडियम। इसलिए इसको तेल में डुबो कर रखा जाता है बाबू, ताकि अभिक्रिया न कर लें। अब हम लोग सीखेंगे 3 अध्याय। पाठ का नाम है सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मजीव को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी। कौन सी बाबू? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? प्रश्न है कि सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? जल में, वायु में, मिट्टी में, इनमें सभी में बाबू ना। सूक्ष्मजीव जो है जल में भी पाया जाता है, वायु में भी पाया जाता है और मिट्टी में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रेड या डबल रोटी या इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? उष्णता, दूसरा है पीसना, तीसरा ईस्ट कोशिका की वृद्धि होना। ईस्ट कोशिका की वृद्धि होना। कौन सी बाबू? ईस्ट कोशिका की वृद्धि होना। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं कहलाते हैं संचरणीय रोग। क्या कहलाते हैं बाबू? संचरणीय रोग। देखिए बाबू, बगल में मिल चल रहा है, इसलिए आप लोग का उसका आवाज आएगा, तो तब पर भी आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, मत कहिए क्या आवाज है। अब मेरा नहीं है कि हम बंद कर दें, दूसरा का है मिल बाबू। देखिए अगला सवाल है कि बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाली औषधि है, उसको बोलते हैं प्रतिजैविक। क्या बोलते हैं बाबू? प्रतिजैविक। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की? पेनिसिलिन। कौन बाबू? पेनिसिलिन। कौन? पेनिसिलिन। पोलियो का कारक है, पोलियो का कारक है। 4 ऑप्शन है बाबू, वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ, गायक, लेकिन वायरस होता है। कौन होता है बाबू? वायरस। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, यही है बाबू, स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? एल्कोहल में। किसमें होता है बाबू? एल्कोहल में। ईस्ट का उपयोग किसमें होता है? एल्कोहल में। सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की? सर्वप्रथम चेचक के टीके का खोज किसने की? ऑप्शन 4 है, आप लोग को बता दें कि इसका बी विकल्प सही है, एडवर्ड जेनर ने। कौन किया था बाबू? एडवर्ड ने। कौन किया था? एडवर्ड ने। कौन? एडवर्ड ने। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा? सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा? पेनिसिलिन। कौन बाबू? पेनिसिलिन। इनमें कौन नहीं है? पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कौन? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किन्विन की खोज किसने की? किन्विन की खोज किसने की? लुई पास्चर। किसने की? लुई पास्चर। किन्विन की खोज किसने की? लुई पास्चर। चीनी का एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चीनी को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किन्विन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? किन्विन। चीनी को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किन्विन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? किन्विन कहते हैं।
पीड़ित व्यक्ति को स्वच्छ व्यक्ति में एड्स फैल जाता है। भोजन साझा करने पर, कंघी साझा करने पर, एक मच्छर के काटने से, और डी है खून चढ़ाने से। खून चढ़ाने से कौन सी बाबू? खून चढ़ाने से। बहुत खतरनाक बीमारी है बाबू। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी, घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी कौन बाबू? घरेलू मक्खी। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन है? घरेलू मक्खी। हैजा किसके द्वारा होता है? हैजा जीवाणु द्वारा होता है। कौन द्वारा होता है बाबू? जीवाणु द्वारा। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाले एक सामान्य रोग है पोलियो। कौन है बाबू? पोलियो। पोलियो मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। कौन? पोलियो। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है टाइफाइड। कौन है बाबू? टाइफाइड। मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? मच्छर। कौन? मच्छर। मलेरिया रोग किस जीवाणु से, किस जीव से काटने से होता है? मलेरिया परिजीव का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। कौन है बाबू? मादा एनोफिलीज मच्छर। घरेलू मक्खी। देखिए अगला सवाल बाबू 22वां। दूध के दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है। देखिए दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कौन है बाबू? सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस। आप लोग पीछे से बोलिए लैक्टोबैसिलस। अगला सवाल है कि निम्न में किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? गिलोय। कौन बाबू? गिलोय। इसका टैबलेट भी आने लगा बाबू, गिलोय। कौन? गिलोय। अगला सवाल है कि डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू परजीवी का वाहक है का 4 ऑप्शन है, इसका सी विकल्प सही है। मादा एडिस मच्छर। कौन बाबू? मादा एडिस मच्छर। अगला सवाल है कि ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पादन होता है? ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पादन होती है? 4 ऑप्शन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन होता है बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है पॉकेट थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण इससे खराब नहीं होगा, इससे क्या किया जाता है? पाश्चरीकरण। अगला सवाल है नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतुओं में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। 4 को विकल्प है बाबू, उसमें से आपका सही है नाइट्रोजन चक्र। कौन सही है बाबू? नाइट्रोजन चक्र। कौन? नाइट्रोजन चक्र। आज वर्ग 8 के साइंस में लोग सीखेंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। 4 अध्याय है। इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है? इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लकड़ी, दूसरा ऑप्शन है रबर, तीसरा ऑप्शन है कागज और चौथा ऑप्शन है पीतल। विद्युत धारा का सुचालक कौन है? पीतल। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? 4 ऑप्शन है ना। सबसे अच्छा निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है? कुचालक रबर होता है। तांबा, लोहा, एल्युमिनियम 3 गो सुचालक है, तो कुचालक का होगा रबर। रबर विद्युत का कुचालक होता है। अगला सवाल है चौथा, निम्नलिखित में कौन विद्युत का चालक नहीं है? तांबा।
चालक है, लोहा चालक है, प्लास्टिक कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट आपका सुचालक होता है। निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? निम्न में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? नींबू का रस, नींबू का रस का है सुचालक। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है? विद्युत धारा का किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है? रासायनिक प्रभाव। कौन होता है? रासायनिक प्रभाव। अगला है, लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन में किया जाता है? जिंक का। कौन? जिंक का। कौन? जिंक का। खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? टीन का। कौन चीज का? टीन का। उत्तर का होगा टीन। अगला है, विद्युत लेपन की सहायता से किस धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं? विद्युत लेपन। क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। विद्युत धारा उत्पन्न करता है, करे कौन? केवल ऊष्मीय प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव। ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक प्रभाव। आपका डी विकल्प सही है। कौन विकल्प सही है? डी, ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक प्रभाव। अगला है, निम्न में कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है? आसुत जल। कौन? आसुत जल। कौन? आसुत। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तित होता है। यह संकेत करता है कौन चीज का? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। किसका संकेत करता है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। नेक्स्ट, अगला सवाल है कि बिजली मिस्त्री हाथ में रबर के दस्ताने पहनकर काम करता है क्योंकि सामान पकड़ने में सहायता होती है, हाथ में जलन नहीं होता है, हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है, हाथ में घर्षण नहीं होता है। बिजली मिस्त्री हाथ में रबर के दस्ताने पहनकर काम करता है क्योंकि हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है, इसीलिए करता है, क्योंकि रबर कुचालक है। साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? क्रोमियम। किसको? क्रोमियम। कौन धातु? आज हम लोग वर्ग 8 के ऑब्जेक्टिव प्लस 4 अध्याय के सीखेंगे। पाठ का नाम है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है? सुचालक जिससे बिजली झटका मारेगी, पीतल। कौन? पीतल। जबकि लकड़ी, रबर, कागज कुचालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, रबर। कौन होता है? रबर। सही उत्तर क्या है? रबर। रबर कुचालक है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का चालक नहीं है? प्लास्टिक। कौन? प्लास्टिक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जाता है? क्रोमियम ऐसा धातु है जिससे विद्युत लेपन करने से चमक बढ़ जाती है। निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? नींबू का रस। कौन? नींबू का रस। सही उत्तर क्या है? नींबू का रस। अगला है, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है?
रासायनिक प्रभाव। कौन? रासायनिक प्रभाव। लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? जिंक का। किसका? जिंक का। खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? टीन का। किसका? टीन का। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं विद्युत लेपन। क्या बोलेंगे? विद्युत। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है? आसुत जल। कौन? आसुत जल। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत क्या करता है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। किसका? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का। अगला है कि बिजली मिस्त्री हाथ में रबर के दस्ताने पहनकर काम करता है क्योंकि विद्युत हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है, विद्युत का झटका नहीं लगता है क्योंकि रबर कुचालक है। हाथ में घर्षण नहीं होता है, ये गलत ऑप्शन है। केवल एक ही ऑप्शन होगा कि हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है। अगला है साइकिल के हैंडल तथा पहियों को रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? क्रोमियम। कौन? क्रोमियम। कौन धातु? क्रोमियम। यही विकल्प सही है। आज हम लोग 8 क्लास के साइंस के 5 चैप्टर कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है किशोरावस्था की ओर। पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो प्रश्न एग्जाम में आएगा, पूरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। पहला है किशोरावस्था की उम्र है 0 से 6, 6 से 10, 11 से 19 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। 11 से 19 वर्ष जो होता है किशोरा की उम्र होता है। किशोरावस्था कब होता है? 11 से 19 वर्ष। दूसरा सवाल है कितने उम्र तक को किशोरावस्था कहा जाता है? कितने उम्र तक को कितने उम्र तक को शेषावस्था कहा जाता है? 0 से 5 वर्ष। कितना? 0 से 5। शिशुअवस्था भी इसको बोलते हैं। यौनारंभ की उम्र क्या होती है? 4 ऑप्शन है। 10 से 12 मतलब यौनारंभ किशोरावस्था को प्रारंभ होना ही यौनारंभ कराता है। यह जो है 10 से 12 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाता है। कब? 10 से 12 उम्र की। इनमें कौन से परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होते हैं? इनमें कौन से परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होते हैं? शारीरिक में लंबाई, गौण लैंगिक गुणांकों का विकास, एडम्स एप्पल दिखाना, रजनोवृत्ति। इनमें कौन से परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होते हैं? इनमें से कौन से परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होते हैं? रजनोवृत्ति। कौन? रजनोवृत्ति। रजनोवृत्ति मतलब हुआ एमसी का समाप्त होना रजनोवृत्ति कहलाता है, जबकि यौनारंभ के समय एमसी प्रारंभ होता है। इसलिए कौन है? बोला है कि इनमें से कौन नहीं होता है, तो रजनोवृत्ति नहीं होता है, जबकि बाकी इसमें जो 3 ऑप्शन है वो होता है। ठीक है। ऋतुस्राव लगभग कितने दिनों में अंतराल पर होता है? ऋतुस्राव लगभग कितनों दिनों के अंतराल पर होता है? आपको बता दें ऋतुस्राव मतलब होता है, इसी को बोलते हैं एमसी, इसी को बोलते हैं मासिक धर्म। ठीक है। तो ऋतुस्राव लगभग कितने दिनों के अंतराल पर होता है? तो 28 से 30 दिनों के अंतराल पर होता है। हमेशा होगा 28 से 30 हर महीना में। अगला है स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन, 28 दिन। 28 दिन के बाद ही होता है। मनुष्य की कोशिका के केंद्र में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े। कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23 जोड़े। निम्न में 23 जोड़े पाए जाते हैं गुणसूत्र ना। कोई पूछेगा कि मनुष्य की कोशिका के केंद्र में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ा। याद रखिएगा 23 जोड़ा। निम्न में से कौन सा आधार
किशोर के लिए सर्वोत्तम है? निम्न में कौन सा आहार मतलब होता है कौन सा किशोरावस्था में खाना चाहिए? चिप्स, न्यूडल्स, कोक ये सब बड़ी नुकसान करता है, तो क्या खाना चाहिए? रोटी दाल सब्जी, एकदम रोटी दाल सब्जी सबसे बेस्ट भोजन है जो इसमें ऑप्शन दिया है ना। अगला है कि चावल, नूडल्स, बर्गर ये सब मत खाना रे भैया, ये तो बड़ी नुकसान करेगा। शाकाहारी टिक्की, चिप्स तथा लेमन पे ये सब कुछ मत खाइएगा। क्या खाना चाहिए? रोटी दाल हरा सब्जी, ठीक है। कब? किशोरावस्था, मतलब 10 से 12 वर्ष के से 19 साल के बीच में तुम ज़्यादा तक यही खाना चाहिए, रोटी दाल हरी सब्जी। वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाता है लैंगिक हार्मोन। क्या कहलाता है बाबू? लैंगिक हार्मोन। वृषण तथा अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाता है लैंगिक हार्मोन। वृषण होता है पुरुष में और अंडाशय होता है स्त्री में, याद हो गया ना। इस हार्मोन जो निकलता है उसको क्या बोलेंगे? लैंगिक हार्मोन। लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग कहलाता है, क्या कहलाता है बाबू? एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल या कंठमणि आप लोग याद होगा कंठमणि, लेकिन इसको याद कर लीजिए, एडम्स एप्पल या कंठमणि ना। लड़कों का गले में उभरा हुआ भाग होता है ना, देखे हैं उभरा हुआ होता है, उसको हम लोग देहात में नरेटिव भी बोलते हैं। अगला सवाल है यौना अवस्था प्रारंभ के साथ ही पोरस हार्मोन स्रावित करता है, उसे क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं बाबू? टेस्टोस्टेरोन। याद करना, उल्टा तो थोड़ा लगेगा लेकिन याद हो जाएगा, बहुत जल्दी याद होगा। मेरे साथ बोलो, यौना आरंभ के साथ ही पुरुष में हार्मोन स्रावित होता है, माने पुरुष हार्मोन निकालता है, उस हार्मोन को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। याद करो तो टेस्टोस्टेरोन बोलना गया। अगला है कि निम्न में कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग नर निर्धारित करता है? XY। कौन बाबू? XY रहता है तो लड़का जन्म लेगा ना, और दोनों X रहेगा तो लड़की जन्म लेती है, ठीक है। निम्न में कौन सा हार्मोन है? पहला है एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, पीयूष ग्रंथि। आपको अभी ये बताए, उत्तर होगा टेस्टोस्टेरोन ना, पुरुष में ही ना हार्मोन निकलता है, अभी बताए थे ना। अगला है कि इंसुलिन की कमी के कारण होता है घेंघा, मधुमेह, क्रेटिनिज्म। देखिए इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी होता है। क्या होता है? मधुमेह। इसको ठीक करने के लिए, रोग को, इस हार्मोन को नियंत्रित करने के लिए कौन चीज़? क्या इंसुलिन इंजेक्शन भी दिया जाता है, इसलिए मधुमेह को इंसुलिन की कमी के कारण होता है। कौन रोग? मधुमेह। अगला है किशोरावस्था में लड़कों को उभरे हुए स्वर यंत्र का नाम है कंठमणि। अब ये बताए थे कंठमणि। क्या होता है बाबू? कंठमणि या एडम्स एप्पल। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को कहते हैं कोशिका द्रव्य, केंद्रक, प्लाज्मा झिल्ली, गुणसूत्र। क्या कहेंगे बाबू? गुणसूत्र। आप लोग जो मेरा चैनल है इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर इस वीडियो को कीजिएगा, और सब्सक्राइब कभी नहीं किए होंगे तो नीचे रेड कलर है उस पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग का बहुत सारा अभी, और हम लोग क्लास 8 के 6 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पाठ का बल एवं दाब। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। कौन होता है बाबू? न्यूटन। याद रखिएगा कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, जिसका 12 N से दर्शाते हैं। दूसरा है दाब का एसआई मात्रक होता है, दाब का कौन चीज़? दाब का। पहला है पास्कल, दूसरा है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दोनों होता है, पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है, दोनों होता है दाब का एसआई मात्रक। अगला है कि निम्न में, मान लीजिए कि दोनों। तीसरा है निम्न वाले में कौन सा संपर्कित बल है? पहला है संपर्कित बल है बाबू, ने जो भूमि से सटा हुआ रहता है ना, उसको बोलते हैं संपर्कित बल, वो होता है घर्षण बल। उसको क्या बोलते हैं? घर्षण बल। डी विकल्प सही होगा।
आवेशित वस्तुओं में द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के लगने वाले बल को क्या कहते हैं? सीधे खींच देता है, उसको क्या बोलते हैं? विद्युत बल। क्या बोलेंगे बाबू? विद्युत बल। सूक्ष्म मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए बल उत्तरदायी है। कौन बल? स्थिर वैद्युत बल। कौन है बाबू? स्थिर वैद्युत बल। कौन है? स्थिर वैद्युत बल। अगला है, गति की दिशा में परिवर्तन के कारण क्या होता है? गति की दिशा में परिवर्तन का कारण क्या होता है? बल। क्या होता है बाबू? बल ना, बल से ही दिशा, गति में दिशा परिवर्तन होता है। कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? अभिकर्षण बल। कैसा बल है बाबू? अभिकर्षण बल। अगला सवाल है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब। क्या बोलते हैं? दाब। याद कर लीजिए कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अगला है कि बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? पेशीय बल ना। कौन बल है? पेशीय। बैल पेशीय बल के कारण खींचता है। अगला, उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन होता है। बल का अभी हम बताए थे कि बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। 11वां सवाल है, दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है? अपकर्षण बल। कैसा बल लगता है बाबू? अपकर्षण बल। 12वां सवाल है, गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन बल? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का ही है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है, खींचती है, उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं ना। तो जब आम गिरता है तो किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरता है। अगला है, कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी पर गिर जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन बल बाबू? गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी पर वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है गुरुत्व बल के कारण। किसको बल? गुरुत्व बल। अभी अभी समझाया था आपको, गुरुत्व बल के कारण। जमीन पर बिखरे लोहे की पिनों को इकट्ठा करने के लिए कौन से बल का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय बल। चुंबक जो है लोहा को क्या करता है? अपनी ओर खिंचाव कर लेता है ना। तो लोहा जब छोटे छोटे टुकड़ा जब हो जाता है तो चुंबक के द्वारा उसको एकत्रित किया जाता है, चुंबकीय बल। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे कौन सा बल कहा जाता है? संपर्कित बल। कौन बाबू? संपर्कित बल। अगला सवाल है कि एक आवेशित वस्तुओं द्वारा किसी दूसरे आवेशित अथवा अनावेशित वस्तुओं पर लगाया गया बल कहलाता है स्थिर वैद्युत बल। क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत बल। आज आप लोग हम 7 अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरा जो चैनल है इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि कभी नहीं सब्सक्राइब पर क्लिक किए हैं तो आज कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। पाठ का नाम है दहन एवं ज्वाला। 8 अध्याय के है ना, 8 क्लास के है ना, 7 अध्याय विज्ञान। दहन एवं ज्वाला। दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो दहन नहीं होगा, कोई चीज़ नहीं जलेगा। दहन के लिए आवश्यक है हवा, पानी, आग, ज्वाला। हवा भी बहुत जरूरी है। कौन हवा? ऑक्सीजन। निम्न में कौन सा दहनशील पदार्थ है? कांच, लोहे का कील, सीमेंट, किरोसिन। किरोसिन तेल दहन है ना। आग लग रहा है उसमें डाल दीजिए किरोसिन के तेल, मतलब मिट्टी के तेल, पूरा आग बबंक जाएगा। निम्न में कौन ज्वलनशील पदार्थ है? लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, पत्थर। हमेशा पेट्रोल को दूर रखिए, बहुत खतरनाक है बाबू ना पेट्रोल। निम्नलिखित में कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है? लकड़ी, पेट्रोल, पत्थर, कोयला। पत्थर। पत्थर में आग लगता है? नहीं लगता है बाबू। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निनाशक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ रहेगा वहाँ आग नहीं लगता है, बल्कि आग लगा हुआ भी बुझ जाता। दहन को क्रिया के लिए निम्न कौन सी शर्त आवश्यक है? अदहनशील पदार्थ की उपस्थिति,
पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्त, वायु की अनुपस्थिति, इनमें से कोई नहीं। अदहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन की क्रिया के लिए निम्न कौन सी शर्त आवश्यक है? पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्त, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्त, यह जरूरत है। अगला प्रश्न है कि लकड़ी को जलाना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? मंदन, मंद दहन। कैसा बाबू? मंद दहन। लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? मंद दहन। निम्न में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? एलपीजी। कौन बाबू? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला है कि ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? 3। ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? 3। कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होता है? कागज का कम जल जाएगा, कागज का कप नहीं जलेगा। कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होता है? कागज का कप नहीं जलेगा, कागज का कप नहीं जलेगा। अगला है किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है का ऑक्सीजन। कौन है बाबू? ऑक्सीजन। निम्न में कौन सी गैस दहन की उपयोगी है? ऑक्सीजन। कौन? ऑक्सीजन। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अभी बताए थे ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला है एलपीजी का जलना एक उदाहरण है तीव्र दहन का। किसका बाबू? तीव्र दहन। ईंधन का ऊष्मीय मान का मात्रक कौन है? ईंधन का ऊष्मीय मान का मात्रक कौन है? केजी, केजे प्रति किलोमीटर होता है। अगला है निम्न में कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? श्वेत फास्फोरस। कौन? श्वेत फास्फोरस। निम्न में कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? श्वेत फास्फोरस। स्वतः खुद लहरने लगेगा। निम्न में कौन विस्फोट का उदाहरण है? पटाखा का दहन ना, ये सब विस्फोटक चीज है, पटाखा का दहन। मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई देता है? मोमबत्ती के ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई देता है? पीला। कैसा दिखाई देता है बाबू? पीला। आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा स्रोत उपलब्ध पदार्थ कौन सा है? जल। कौन है? जल। तेल में लगी आग को किस अग्निमाशक द्वारा बुझाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। इसका शॉर्टकट में होता है CO2। तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा तुरंत। किस गैस का अधिकता विश्व उष्ण के कारण बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? ज्वलन ताप। क्या कहलाता है बाबू? ज्वलन ताप। गलत कथन को चुने। जंगल में आग लगने के कारण है, गलत को भी चुनना है। समझिए आग कैसे लगता है? मनुष्य की लापरवाही, सूर्य की गर्मी, बिजली का गिरना, वृक्षों की कटाई करा है। गलत कथन को चुने। जंगल में आग लगने का कारण है वृक्षों की कटाई, वृक्षों की कटाई से आग नहीं लगता है। समझ गए? बाकी सब से आग लगता है। मनुष्यों की लापरवाही, हाँ, जाएगा महुआ जलाने और पूरा जंगलिये में आग लगा देता है। समझ गए? सूर्य की गर्मी से भी आग लग जाता है, बाँस से जब टकराता है, बिजली गिर जाएगा तब आग लग जाएगा। लेकिन वृक्षों की कटाई से केवल पर्यावरण असंतुलित होता है। इसलिए कभी भी ना हरा वृक्ष को नहीं काटना चाहिए हम लोग का, बल्कि लगाना चाहिए। आज हम लोग क्लास 8 के 8 अध्याय समझेंगे। जंतुओं में जन्म, साइंस है, बहुत बड़ा चैप्टर है, सीखिए। अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन को क्या कहते हैं? अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को बोलते हैं निषेचन। क्या बोलेंगे? निषेचन। फिर है कि एक डैमपोल जिस प्रक्रम द्वारा व्यस्क होता है वह है क्यांतरण। क्या है? क्यांतरण। अगला है
अगला आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में। कहाँ होता है? मादा के शरीर में। बाह्य निषेचन मादा के शरीर से बाहर। बाह्य निषेचन कहाँ होता है? मादा के शरीर से बाहर, ठीक ना। इसमें होता है मेढक में, उसमें होता है मनुष्य, कुत्ता, ठीक है, गाय, भैंस, वो होता है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन किसको होता है? मेढक, मछली, सब बाह्य निषेचन आता है, ठीक है बाबू। देखिए अगला है, मुर्गी के अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? उत्स्यमान के लिए। किसके लिए? उत्स्यमान के लिए। अगला है कि हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है? हाइड्रा का अलैंगिक जनन मुकुलन कहलाता है। क्या कहलाता है? मुकुलन। प्रजनन, अगला सवाल क्या? हाइड्रा में जनन की विधि कहलाता है मुकुलन। जस्ट उल्टा है, मुकुलन। हाइड्रा में जनन की विधि को क्या बोलते हैं? मुकुलन। मुकुलन द्वारा जनन निम्न में होता है। किस में होता है? हाइड्रा में। किस में होता है? हाइड्रा में। अमीबा किस विधि द्वारा जनन होता है? अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? द्विखंडन। कौन सी? द्विखंडन। मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि को क्या कहते हैं? युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज। अगला है कि नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज। क्या बनाते हैं? युग्मनज। एक युग्मज में पाए जाने वाले केंद्रकों को संख्या होती है एक। कितना? एक। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं जारायुज। क्या बोलते हैं? जारायुज। वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंडप्रजक। क्या बोलते हैं? अंडप्रजकता। वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसा दूसरे जीवधारी को उत्पन्न कर सकता है कहलाता है जनन। क्या कहलाता है बाबू? जनन। वह प्रक्रम जिसका अंतर्गत कोई जीवधारी अपने ही जैसा दूसरे जीवधारियों को उत्पन्न कर सकता है उसे क्या बोलते हैं? जनन। अब हम लोग सीखेंगे 9 अध्याय। पाठ का नाम है प्रकाश, इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। प्रकाश की किसको बोलेंगे ना? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है, ठीक है। वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? पहला सवाल है, वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? प्रकाश। कौन बनाता है? प्रकाश। प्रकाश नहीं रहेगा तो कोई भी वस्तु को हम लोग नहीं देखने पाते हैं। वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है क्या कहलाती है? प्रदीप्त। क्या कहलाती है बाबू? प्रदीप्त। और जो नहीं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको बोलते हैं अप्रदीप्त। लेकिन इसमें बोला है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त। अगला सवाल है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। कितने नियम होते हैं बाबू? 2। आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है? ब्रेल लिपि। कौन लिपि बाबू? ब्रेल लिपि। मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? रेटिना पर। कौन चीज पर? रेटिना पर, या इसको दृष्टि पटल भी बोलते हैं। याद हो गया? यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 30 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, याद रखिएगा। ये है 30 तो परावर्तन भी होगा 30। अगर आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन से नियंत्रित करता है? पुतली। कौन नियंत्रित करती है? पुतली। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। क्या होता है बाबू? बराबर, या इसको दूसरा नाम है समान। समान या बराबर लेकिन हुआ, इसलिए समान सही विकल्प है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर कब होता है? कब होता है? हमेशा। हमेशा, सदैव। उत्तर का होगा ऑप्शन में सदैव, हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी जोड़ी हमेशा बराबर होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। याद हो गया? आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। अगला सवाल, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। देखिए प्रश्न है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है आभासी। कैसा होता है बाबू? आभासी। याद हो गया? समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी। हाँ, सीधा आभासी। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को दिखा सकता है, पेरिस्कोप। क्या बोलते हैं उसको? पेरिस्कोप। बहुत मूर्तिदर्शी के नियंत्रण में कितने समतल दर्पण का उपयोग होता है? 3। कितना होता है? 3।
मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आइरिस या परितरिका। याद हो गया? रंगीन भाग को क्या कहेंगे? आइरिस या परितरिका। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? उत्तल लेंस। कौन लेंस रहता है बाबू? उत्तल लेंस। याद रख लीजिएगा। मानव नेत्र में कोई पूछे कौन लेंस है तो उत्तल। इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? वर्ण विक्षेपण। क्या उसको बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। 17वां सवाल, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तब परावर्तन का मान क्या होगा? आपतन कोण है 60, परावर्तन कोण भी होगा 60 है, क्योंकि बराबर होता है। मानव नेत्र के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? माने कितना दूरी तक देखा जा सकता है कोई वस्तु? 25 सेंटीमीटर। कौन बाबू? 25 सेंटीमीटर। अगला, आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को कहते हैं पुतली। क्या कहेंगे? पुतली। अगर दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हो तो उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब का संख्या कितनी होगी? 3। कितनी होगी बाबू? 3। सूर्य का सफेद प्रकाश में कितने रंगों का होता है? 7 रंग। 7 रंग होता है सूर्य के प्रकाश में। कितने रंग होता है? 7 रंग। किस प्रक्रिया के कारण सफेद प्रकाश का 7 रंग में विभक्त होता है? विक्षेपण प्रक्रिया। अलग अलग हो जाता है 7 रंग, उसको विक्षेपण प्रक्रिया कहते हैं। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को कहते हैं आपतित किरण। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश को किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण, या किसी स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। किसी पृष्ठ पर किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली किरणों को क्या कहते हैं? आपतित किरण। याद रखिएगा, आपतित किरण। नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बना रहता है। नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के बाद भी रेटिना पर बना रहता है 1 से 30 सेकेंड तक, 1 से 16 सेकेंड तक। कितना? 1 से 16 सेकेंड। 1/16 समझ गए ना? माने 1 सेकेंड के भी 16वां भाग। 1 सेकेंड में 16 से भाग देंगे तो उसको होते हैं 1/16 सेकेंड तक। 1/16 सेकेंड तक चैप्टर खत्म हुआ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए अगला सवाल, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। अगला चैप्टर है, मतलब 10वां चैप्टर है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। आज इसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। मेरा चैनल को सबसे पहले लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। 8 क्लास का है, वीवीआई सवाल एकदम है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना। फसल उत्पादन एवं प्रबंध है कि निम्न में कौन रबी फसल है? रबी फसल धान, मक्का, चना, इनमें से कोई नहीं। मक्का होता है, धान, मक्का, चना। कौन है? चना। रबी फसल कौन है बाबू? चना। याद हो गया? रबी फसल कौन है? चना, जो चैत्र में काटा जाता है। अगला सवाल है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है शहद। कौन? शहद माने मध ना, शहद। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियंत्रित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फसल। उसी को तो फसल बोलते हैं। एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? फसल। अगला सवाल, चौथा, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? रेशेदार फसल में। किसमें बाबू? रेशेदार। खरीफ फसल का उदाहरण है धान। कौन है? धान। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है शहद या मध। ठीक है। खरपतवार का उदाहरण है गाजर घास। खरपतवार कौन है? गाजर घास। फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है कटाई, ओसाई, दौनी। कौन सी? दौनी ना। रेशेदार फसल है कौन? कपास। कौन है? कपास। दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है थ्रेसिंग। कौन सी? थ्रेसिंग। स्वपोषी का उदाहरण है जो स्वयं पोषण अपना बनाते हैं उसके स्वपोषी कहते हैं। आम का पौधा, पौधा हमेशा कोई भी पौधा हो स्वपोषीय होता है।
फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है बाबू? बढ़ जाती है। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है खरीफ फसल। ग्रीष्म में लगाई जाती है। किस ऋतु में लगाई जाती है? ग्रीष्म ऋतु में। अगला, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को कहते हैं जुताई। क्या कहते हैं? जुताई। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई। आज हम आप लोग के 8 क्लास के 11 अध्याय विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है आओ ब्रह्मांड को जाने। ना, आओ ब्रह्मांड को जाने बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज की विधि दृष्टि से। अब आप लोग जितना हम पढ़ा रहे हैं ऑब्जेक्टिव सब कॉपी पर जरूर लिखिएगा और याद करते चलिएगा, पीछे से दोहराइएगा। कह रहा है कि सही विकल्प को चयन करें। पहला सवाल है, सौर परिवार को सबसे छोटा ग्रह कौन होता है? सौर परिवार को सबसे छोटा ग्रह होता है बुध। कौन होता है? बुध। छोटा ग्रह का क्या नाम है बाबू? बुध। सौर परिवार के सबसे बड़ा ग्रह को क्या नाम है? बृहस्पति। क्या नाम है? बृहस्पति। सौर परिवार में चमकीला ग्रह कौन है? सौर परिवार में चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र। कौन है? शुक्र। याद हो गया? पहला में सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। इनमें कौन ग्रह नहीं है? मंगल, बुध, शनि, सीरियस। सीरियस नहीं है, ये विकल्प सही होगा। सीरियस। सीरियस नहीं है। निम्न में कौन तारा है? टाइटन, फुबास, पुष्टल तारा, सूर्य। सूर्य एक तारा है। कोई पूछा कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है। सूर्य का सबसे गर्म ग्रह कौन है? सबसे गर्म। सूर्य का सबसे गर्म ग्रह है बुध। कौन है बाबू? बुध। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा बल और सौर ऊर्जा परिवार के सदस्यों के बांधे रखता है? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन बल बाबू? गुरुत्वाकर्षण बल। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह होते हैं? 8। याद रखिए, सौर परिवार में कितने ग्रह होते हैं? 8। कौन सा, नवा सवाल है, कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है? बुध। कौन? बुध। बुध का उपग्रह नहीं है। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है। किस ग्रह को प्रभात तारा कहते हैं? किस ग्रह को प्रभात तारा कहते हैं? सुबह का तारा। शुक्र को। किसको? शुक्र को। याद हो गया? शुक्र को। अगला है, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? चंद्रमा। निम्न में कौन प्राकृतिक उपग्रह है? चंद्रमा। कौन है बाबू? चंद्रमा। यह है प्राकृतिक उपग्रह। अगला है कि खगोलीय पिंडों की दूरी किस इकाई में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष। किस में? प्रकाश वर्ष में। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन है? शुक्र। सबसे निकट कौन का है ग्रह? सूर्य। किसका? पृथ्वी के। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है? शुक्र। किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहते हैं? वाह, क्या सवाल है। तो किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहते हैं? शुक्र को। और कोई कहेगा कि किस ग्रह को, शुक्र के ग्रह को भाई किसको कहेंगे? पृथ्वी को। पृथ्वी और शुक्र भाई बहन है, याद रखिएगा। अगला है कि बृहस्पति है तारामंडल। बृहस्पति का है तारामंडल। सप्त 7 तारों का समूह तारामंडल है। ठीक है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह क्या है? आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था कौन? उपग्रह था कौन? आर्यभट्ट। सबसे दूर ग्रह कौन है? नेपट्यून। कौन है? नेपट्यून। सबसे दूर उपग्रह कौन? सबसे दूर ग्रह कौन है? नेपट्यून। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 8.3 प्रकाश वर्ष। 8.3 प्रकाश वर्ष। सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना बाबू? 6000 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। कौन? चंद्रमा। पृथ्वी का एक उपग्रह है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा।
किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सौर परिवार का सदस्य है? तारामंडल। कौन है बाबू? तारामंडल सौर परिवार का सदस्य है। किस ग्रह पर सुंदर सुंदर बल्य आकृतियां हैं? शनि पर। किस पर है? शनि पर। अगला सवाल, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं? उपग्रह ना, जो खगोलीय पिंड ग्रह का परिक्रमा करते हैं उसके उपग्रह बोलते हैं। पैमाने की भविष्यवाणी दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन में उपयोग किया जाता है किसका? कृत्रिम उपग्रह को। किसको? कृत्रिम उपग्रह को। रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं, उल्काएं। उसको क्या बोलते हैं? उल्काएं। उल्काएं दिखाई देते हैं। अब हम लोग अगला पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है घर्षण एक अनिवार्य बल। पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, एग्जाम के दृष्टि से वर्ग 8 के 12 चैप्टर। घर्षण एक अनिवार्य बल। घर्षण से उत्पन्न होती है तेल, दूध, ऊष्मा। ऊष्मा क्या होती है बाबू? ऊष्मा, याद रखिएगा। घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को कहते हैं स्नेहक। कौन चीज? स्नेहक। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है कम। क्या हो जाता है? कम। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? जमीन पर लुढ़काते गेंद पर घर्षण बल लगता है। एकदम सही है, तो हम गलती कैसे इसको मारे? पानी की सतह पर तैरते हुए नाव पर घर्षण बल लगता है। एकदम लगता है। हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण नहीं लगता है। ये गलत चीज है, यही गलत ऑप्शन है। लगता है, इसमें बोला है कि नहीं लगता है। देखिए नेक्स्ट, चिकने सतहों की अपेक्षा घर्षण रूखरे सतहों पर अधिक होता है। क्या होता है? अधिक। चिकना से अधिक रूखरा पर ज़्यादा होता है। पतरातू घाटी किस राज्य में है? झारखंड। किस राज्य में है बाबू? झारखंड में। जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम होता है उसे कहते हैं तरल घर्षण। क्या कहते हैं बाबू? तरल घर्षण। अगला है, घर्षण हमेशा कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक होता है। कुछ में हानिकारक भी होता है, कुछ में लाभदायक भी होता है। बात समझ गए? घर्षण का लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी। अगला, इनमें से किसमें सर्पी घर्षण कम होता है? स्थैतिक घर्षण। किसमें? स्थैतिक घर्षण में। कह रहा है कि तरल घर्षण का कम करने की सही आकृति है। तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति है वृत्तीय। कैसा? वृत्तीय। कर आयताकार, वर्गाकार, सरल रेखा, वृत्तीय। याद रखिएगा। वर्क रेखा पर चलने पर फसल जाएंगे क्योंकि घर्षण अधिक होगा। सावधानी पूर्वक नहीं चलने के कारण। कह रहा है कि वर्क रेखा पर चलने पर आप फिसल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सावधानी पूर्वक से नहीं चलने के कारण। फिसल भी नहीं कीजिएगा। तलीय सतह से घर्षण बढ़ता है कि घटता है? घटता है। देखिए कह रहे घर्षण घटता है जी, घर्षण घटता है। अगला, बॉल बेयरिंग के उपयोग से घर्षण घटता है। टायर के तलियों की गोटी घर्षण बढ़ाता है। टायर की तलियों जो देखे हैं ना, और गोटी या घर्षण को बढ़ाता है। आप लोग मेरा जो वीडियो है इसको लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अब हम लोग 13 अध्याय सीखेंगे पार्ट 8 के। पूरा एकदम ऑब्जेक्टिव प्रश्न है 13। पार्ट का नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। कह रहा है कि निम्नलिखित संश्लेषित रेशा है पॉलिएस्टर। कौन चीज़ है बाबू? पॉलिएस्टर। यही विकल्प सही है। इनमें कौन नहीं है? अगला है कि वर्तमान दैनिक जीवन में हम लकड़ी की जगह किस चीज़ का उपयोग ज़्यादातर कर रहे हैं? प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग कौन चीज़ को हो रहा है? प्लास्टिक। अगला सवाल है कि पोलियन किस प्रकार का प्लास्टिक है? पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है। कैसा प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक। निम्नलिखित में ऊष्मा सुघटय प्लास्टिक है कौन? पॉलीथीन। कौन है? पॉलीथीन।
रेयॉन एक रेशा है। रेयॉन एक रेशा है। कैसा? प्राकृतिक संश्लेषित प्लास्टिक। इनमें से कोई नहीं, प्लास्टिक है। कैसा है? प्लास्टिक। प्लास्टिक। अगला, निम्नलिखित में ऊष्मा दृढ़ प्लास्टिक है। बेकेलाइट। कौन है बाबू? बेकेलाइट। कह रहा है कि पॉलिएस्टर एक तंतु है, संश्लेषित तंतु। कैसा है? संश्लेषित तंतु। अगला है कि मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ाने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है, क्या कहलाता है? नायलॉन। क्या कहलाता है बाबू? नायलॉन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ वाला है? पीवीसी। कौन है बाबू? पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट। कर एक निम्नलिखित में कौन समूह केवल संश्लेषित पदार्थ वाला है? पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है कहलाता है जैव निम्नीकरणीय। क्या कहलाता है बाबू? जैव निम्नीकरणीय। अगला है कि बेकेलाइट एक है प्लास्टिक। बेकेलाइट का है बाबू? प्लास्टिक। अगला, निम्न में कौन प्राकृतिक रेशा है? रेशम। कौन है बाबू? रेशम। अगला सवाल है कि पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? नायलॉन। कौन? नायलॉन। कौन? नायलॉन। अगला है कि सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है? सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है? कागज। क्या है बाबू? कागज। सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है? कागज। निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? सेलुलोज। कौन? सेलुलोज। आज आप लोग के सबसे आज का बेहतरीन चैप्टर में से एक है फिजिक्स। पार्ट का नाम है ध्वनि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं साउंड। ठीक है। सही विकल्प को चयन करना है ना। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। पैराश्रव्य ध्वनि की आकृति कितनी है? पैराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी? आवृत्ति मैंने समझ रहे हैं नहीं, कितनी बार टगर करने के बाद सुनाई देगा? 2000 हर्ट्ज से अधिक। कितना से? 2000 हर्ट्ज से अधिक। 2000 से कम होगा तो वाजिबे नहीं सुनाई देगा कोई चीज़ के। ठीक है। 2000 से अधिक रहेगा तभी हम किसी भी चीज़ की आवाज़ को सुन सकते हैं। ठीक है। अगला, अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम होता है उसको बोलते हैं अश्रव्य आवृत्ति ध्वनि। और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है उसको बोलते क्या है? पराश्रव्य ध्वनि। याद हो गया? अगला है, आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। देखिए लेकिन अभी बता रहे थे ना, हर्ट्ज। हर्ट्ज जिसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? एच जेड। क्या लिखते हैं बाबू? एच जेड। जो ध्वनि सुनने से अप्रिय लगती है उसे कहते हैं सुरीली, संगीत, प्रिय ध्वनि, शोर। क्या बोलते हैं? शोर। एकदम सुनना पसंद नहीं लगता है तो नहीं कहते हैं शोर मचा दिया। जो ध्वनि सुनने से अप्रिय लगती है, उन्हें सुनना पसंद नहीं करते, उसको क्या बोलेंगे? शोर। हम कोई ध्वनि सुनाई देती है इसका कारण है कंपन। कौन चीज? कंपन। कोई सुनाई देता है इससे कंपन का देन है। अगला, कंपन आयाम का इकाई मात्रक क्या होता है? कंपन आयाम का इकाई मात्रक होता है मीटर। उसको एम से दर्शाते हैं। कहाँ से दर्शाते हैं? एम से। याद रखिएगा, एम ना। महिला की वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है? 15 mm। कितनी होती है जी? 15 mm। मानव के कानों के लिए श्रव्य परास है 20 हर्ट्ज। कितना? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। याद रखिएगा। अगला है ना 20 हर्ट्ज। अगला है आवर्त काल का मात्रक
कौन का है? अवतकाल का मतलब होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। अवतकाल मतलब समय, समय मतलब सेकेंड। वयस्क पुरुष में वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है? 20 mm। कितनी होती है? 20 mm। कितनी? 20 mm। अगला है धनु संचारित हो सकती है केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु में या गैस में? ठोस, द्रव तथा गैस में, तीनों में हो सकता है। तीनों में आवाज सुनाई देगा, संचरित होगा तीनों में। अगला, इनमें किसके आवाज की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? छोटी बच्ची की। किसकी? सबसे छोटी बच्ची की। छोटी बच्ची की बहुत आवाज होती है। अप्रिय ध्वनि को कहते हैं शोर। क्या कहते हैं? शोर। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? आयाम पर। किस पर करती है? आयाम पर। आप लोग इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट ना अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मेरे भाई बहन। अब हम लोग सीखेंगे 15 अध्याय। पाठ का नाम है प्राकृतिक परिघटनाएं। ठीक है। पहला प्रश्न है कि भूकंप को तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को रिक्टर पैमाना कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्टर पैमाना। याद रखिए कि जो भूकंप मापते हैं ना उसको बोलते हैं कौन चीज़ है? रिक्टर पैमाना। त्वरित मतलब बिजली गिरना। बिजली गिरना से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? देखिए क्या करना चाहिए। करें, ऊंचे ब्रिज के नीचे शरण लेना चाहिए? एकदम नहीं। जमीन पर लेट जाना चाहिए? एकदम नहीं। ट्रैक्टर के पास छिपना चाहिए? एकदम नहीं। क्या करना चाहिए? खुली जगह में घुटनों के बल सिमट कर सिर को हाथों के बीच रख कर बैठना चाहिए। याद हो गया? खुली जगह, कहाँ? खुली जगह से घुटनों के केवल बल सिमट कर सिर को हाथों के बीच रख कर बैठना चाहिए ना। खुली जगह में घुटनों के बल पर सिरों को हाथों के बीच रखकर। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आवेश कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 2 प्रकार की। याद रखिएगा। झारखंड को एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं? त्वरित। कौन चीज? त्वरित ना। बिजली जब गिरता है ना सबसे ज़्यादा झारखंड में गिरता है दोस्त। बड़ी इससे आदमी जल माल का हानि होता है। अब हम लोग सीखेंगे 16 अध्याय बरगाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पाठ का नाम है वायु में जल प्रदूषण। ठीक है, इसको बहुत समझना जरूरी है। विश्व तापन का प्रमुख कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। पर्यावरण का अजैविक कारक है वायु। कौन चीज़ है? वायु। वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है मनुष्य पर, वृक्षों पर, भवनों पर, इनमें से सब पर प्रभाव पड़ता है जी। कौन सी गैस हरित ग्रह प्रभाव वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। कौन है? नाइट्रोजन। सबसे अधिक वायुमंडल में कौन गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन। या अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। दोनों अम्ल है, ए और बी दोनों, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक। इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है? कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक। जल को प्रदूषित करने वाली पदार्थ कहलाते हैं प्रदूषक। जल को प्रदूषित करने वाली पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रदूषक। पौधे पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग सीखेंगे 17 अध्याय बरगाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, 100% एग्जाम में आएगा ना। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड किस जिले में अवस्थित है? रांची में। किस में है? रांची में। दलमा अभयारण्य किस जिले में उपस्थित है? पूर्वी सिंहभूम। कहाँ है बाबू? पूर्वी सिंहभूम। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र झारखंड के किस जिले में उपस्थित है? किस जिले में उपस्थित है? रांची में। किस जिले में? रांची में। भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या है 19। कितना है? 19। भारत में
प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया? 1972 से 1973 में, 1972 से 1973 में। प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है? जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। संकटापन्न स्पीसीज है बाघ। कौन है बाबू? बाघ। बाघ एकदम संकट हो गया है, ये लोग अब धीरे धीरे कम होने लगे। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या है 77। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितना है? 77। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य के किस जिले में है? पलामू। किस जिले में है बाबू? पलामू। भारत में कुल अभयारण्यों की संख्या है 421। कितना है बाबू? जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारण स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं कहलाते हैं संकटापन्न जंतु। क्या बुलाते हैं बाबू? संकटापन्न जंतु। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं कहलाते हैं अभयारण्य। क्या कहलाते हैं? अभयारण्य। झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? लातेहार। कहाँ है? लातेहार। वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? वनोन्मूलन का अस्थायी हल है पूर्ण वन रोपण। पूर्ण वन रोपण, वन को रोपिए, वनोन्मूलन का अस्थायी हल है। वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? वनोन्मूलन। क्या कहते हैं? वनोन्मूलन। 8 क्लास के लास्ट चैप्टर है ना, जिसका नाम है भूमिगत ईंधन। आप लोग मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ना, सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कीजिएगा। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? बिटुमिन। कौन बाबू? बिटुमिन। जीवाश्म ईंधन का जलना क्या मुख्य कारण है वायु प्रदूषण का? कौन चीज़ का? वायु प्रदूषण का। घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है एलपीजी गैस। किसको? एलपीजी गैस को। इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? वायु। कौन? वायु। प्राकृतिक गैस के मुख्य गैस होती है, प्राकृतिक गैस के मुख्यतः गैस होती है मीथेन। कौन चीज बाबू? मीथेन। बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है काला सोना। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना। याद रखिएगा, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना। कि बहुत अधिक व्यावसायिक, इससे को खुद बेचा जाता है, खरीदा जाता है। एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ है पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम ना। कह रहा है कि गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ है पेट्रोलियम। कोयलों को बनने में समय लगता है लाखों वर्ष। लाखों वर्ष, बहुत वर्ष के बाद तो कोयला बनता है। कोयले के भंजक श्रवण का उत्पाद है कोक। क्या है बाबू? कोक। कोयला को बनने में समय लगता है लाखों वर्ष। कोयले के भंजन का श्रवण का उत्पाद है कोक। निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? कोयला। कौन है? कोयला। निम्न में कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? वायु। कौन है? वायु। काला सोना किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम। कभी बताए थे, उल्टा पूछ दिए हैं। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं एनजी। आज आप लोग का पूरा जो है कि साइंस हम पढ़ा दिए, और मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए, और इसके लिए आप लोग का थैंक यू। ऑल द बेस्ट, वेरी मच।